नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफानग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने तूफान यास से प्रभावित राज्यों को तत्काल 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। देश में कोविड के नए मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार 15वें दिन भी वृद्धि जारी। स्वस्थ होने की दर सुधरकर 90.34% हुई। पिछले एक दिन में कोविड के 1,86,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई। देश में अब तक 20,57,00,000 कोविड टीके लगाए गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोविड महामारी को देखते हुए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ाया। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दी। और निर्वाचन आयोग ने कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए केरल से राज्यसभा की एक सीट का उपचुनाव स्थगित किया। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का आज दौरा किया। उन्होंने तूफानग्रस्त ओडिशा के भद्रक और बालेश्वर तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। भुवनेश्वर में श्री मोदी ने बैठक में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में प्रधानमंत्री को ओडिशा में तूफान के कारण हुए नुकसान के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और झारखंड में हुए नुकसान की भी जानकारी दी गई। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने चक्रवात यास के कारण प्रभावित राज्यों को तत्काल सहायता के लिए 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। 500 करोड़ रुपए तत्काल ओडिशा को दिए जाएंगे, जबकि बाकी बचे 500 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल और झारखंड को नुकसान के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। केंद्र इस नुकसान का जायजा लेने के लिए इन राज्यों में केंद्रीय दल भेजेगा। प्रधानमंत्री ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय से काम कर रही है और प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण में हर संभव सहायता करेगी। प्रधानमंत्री ने चक्रवात में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार की आपदा प्रबंधन गतिविधियों और तैयारियों की प्रशंसा की, जिसके कारण राज्य में कम से कम नुकसान हुआ। उन्होंने इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार प्रयासों की भी सराहना की। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। बिहार में चक्रवात यास के प्रभाव से पिछले 48 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य के कटिहार जिले के मनिहारी में अधिकतम 251 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पेड़ उखड़ने के कारण अनेक स्थानों पर रेल और सड़क यातायात बाधित है। करीब 14 घंटे बाद पटना हवाई अड्डे से आज दोपहर विमान सेवा फिर शुरू हो गई। रेलवे ने कल तक के लिए 15 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। आंधी और तेज बारिश के कारण राज्य में आम और लीची सहित अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात यास अब कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। ये आज रोहतास जिले के रास्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गया। चक्रवात के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में पिछले 36 घंटों से वर्षा हो रही है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हुई। गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बलिया, मऊ और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की से लेकर सामान्य वर्षा हुई।
मौसम विभाग ने सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में अगले 12 घंटे में अत्यधिक तेज बारिश हो सकती है। गोरखपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, मऊ, बलिया और देवरिया में अगले 22 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना है। झारखंड में कहर बरपाने के बाद चक्रवात यास पड़ोसी राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ गया है। राज्य में प्रवेश के बाद चक्रवात कम दहवा के दबाव के क्षेत्र में बदल गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड के उत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्र के जिलों में अब भी आंधी और गरज के साथ बारिश हो रही है। चक्रवात यास के कारण मई के महीने में झारखंड में 290 मिलीमीटर से अधिक की रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है। झारखंड के पड़ोसी राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों को मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट पर रखा गया है। साहेबगंज, चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, दुमका, पाकुड़, देवघर, गोड्डा और लातेहार जिलों में अभी भी गरज के साथ बारिश हो रही है। सरायकेला खरसावां, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिलों में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमों को बचाव कार्यों के लिए वहां तैनात किया गया है। राज्य में खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली ज्यादातर नदियां अब सामान्य स्तर पर आ गई हैं। बिजली व्यवस्था और बिजली कटौती भी कई जगहों पर बहाल कर दी गई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि जब चक्रवात यास को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जन कल्याण के लिए अपना अहम छोड़ देना चाहिए। श्री नड्डा ने ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री की बैठक से मुख्यमंत्री का अलग रहना संवैधानिक व्यवस्था और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ईमानदारी से सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। श्री नड्डा ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ममता बनर्जी की क्षुद्र राजनीति एक बार फिर बंगाल के लोगों के हितों के विरुद्ध नजर आ रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई-फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में नए कोविड मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में 15वें दिन भी वृद्धि हुई है। पिछले एक दिन में 2,59,000 रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.34% हो गई। अब तक 2,48,00,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आई है। मंत्रालय ने बताया है कि कल एक दिन में 1,86,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 3,660 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। वर्तमान में देश में 23 लाख से ज्यादा रोगी हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड के रोकथाम के उपायों का अनुपालन जारी रखें और स्थानीय स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद प्रतिबंधों में चरणबद्ध तरीके से छूट देने का निर्णय करें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश 30 जून तक बढ़ा दिए गए हैं। श्री भल्ला ने कहा कि लॉकडाउन और अन्य उपायों पर कड़ाई से अमल से दक्षिण और पूर्वोत्तर के इलाकों को छोड़कर
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के नए रोगियों और उपचाराधीन रोगियों की संख्या में कमी आई है। वैक्सीन कोविड महामारी से लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के विभिन्न चरणों के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द टीके लगाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद टीकाकरण अभियान के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसी तरह का एक मिथक ये है कि केंद्र को टीका बनाने का लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त कर देनी चाहिए। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग एक बहुत ही आकर्षक विकल्प नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो अधिक मायने रखता हो, लेकिन सक्रिय भागीदारी, मानव संसाधनों का प्रशिक्षण, कच्चे माल की सोर्सिंग और जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं के उच्चतम स्तर की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एक कुंजी है और यह उस कंपनी के नियंत्रण में होता है जिसने अनुसंधान और विकास किया है। वास्तव में भारत अनिवार्य लाइसेंसिंग से एक कदम आगे बढ़ चुका है और कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक और 3 अन्य संस्थाओं के बीच सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। स्पुतनिक के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था का पालन किया जा रहा है। मॉडर्ना ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि वह अपनी वैक्सीन बनाने वाली किसी भी कंपनी पर मुकदमा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी एक भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि लाइसेंसिंग सबसे छोटी समस्या है। सरकार ने कहा, अगर वैक्सीन बनाना इतना आसान होता तो विकसित देशों में भी वैक्सीन की खुराक की इतनी कमी क्यों होती। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की टीकाकरण नीति के विरुद्ध बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वर्ष के अंत तक 1 अरब से अधिक लोगों को टीका लगाने की योजना तैयार कर ली है। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इन सबका उल्लेख उसमें है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। श्री जावड़ेकर ने सरकार की कोविड प्रबंधन नीति को ड्रामा बताने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। जब प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 22 करोड़ से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। भारत के सबसे बड़े और तीव्रतम टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता का जिक्र करते हुए श्री जावड़ेकर ने दोहराया कि देश में कोविड टीकों के निर्माण और खरीद को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। गुजरात में कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 2,800 मामले सामने आए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण से कल 9,000 लोग ठीक हुए। राज्य में कल सबसे अधिक 375 ताजा मामले वडोदरा शहर में से सामने आए, जबकि अहमदाबाद शहर से 337 और सूरत शहर से 208 ताजा मामलों की पुष्टि हुई। वर्तमान में राज्य में कोविड के 49,000 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 583 रोगियों की हालत गंभीर है। राज्य में कोविड के कारण कल 33 रोगियों की मौत हो चुकी है, जिसके साथ ही कोविड के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 9,734 हुई है। राज्य में कल 2,26,000 लोगों को कोविड के खिलाफ टीके लगवाए गए। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज ग्राम पंचायत टास्क फोर्स के कर्मियों से ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की दूसरी लहर के प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास तेज करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री आज तुमकुरू में जिला पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।
ग्रामीण क्षेत्र में कोविड दूसरे लहर के प्रभाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी ने जिला प्रशासन को चौकन्ना रहने को कहा है, मगर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोविड के केसेस राज्य में कम हो रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते असर को और कम करने के लिए समुदाय की भागीदारी पर उन्होंने जोर दिया। उनका कहना था कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को दुरुस्त करने से ग्रामीण भाग में संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब का उपयोग होगा, वैक्सीनेशन कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा, ग्रामीण भाग में अस्पताल की सुविधा सुधारी जाएगी और मैन पावर बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोविड के तीसरे लहर के लिए आवश्यक एहतियात बरती जा रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि फंगस रोधी औषधि एम्फोटेरिसिन बी की 50,000 शीशियां आज मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंची। उन्होंने कहा कि सरकार देश में इस औषधि की आवश्यकता पूरी करने के सभी प्रयास कर रही है। रेलवे ने अब तक देश भर के विभिन्न राज्यों में 19,400 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस अब तक राज्यों के 39 शहरों और कस्बों के 41 स्टेशनों पर ऑक्सीजन उतार चुकी है। रेल मंत्रालय का कहना है कि 1,150 से अधिक टैंकरों के साथ 289 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपना सफर तय कर चुकी हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में सरोसजाई खेल परिसर का दौरा किया और कोविड रोगियों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्थापित किए जा रहे 300 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल निर्माण कार्य का जायजा लिया। पुदुचेरी में कोविड को फैलने से रोकने के लिए और नागरिकों की मदद के लिए प्रशासन ने 2 नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए पुदुचेरी प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन ने आज सेम्बियंबाकम ग्राम पंचायत के पुदुकुप्पम गांव में एक विशेष टीकाकरण का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य टीम गांव-गांव जाकर कोविड टीकाकरण करेगी और गांव को कोविड मुक्त बनेगी। ये कार्यक्रम काराइकल जिला में भी शुरू किया गया है। पुदुचेरी में ऑक्सीजन सिस्टर्स नामक एक और नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। कार्यक्रम के तहत हॉस्पिटल में भर्ती कोविड मरीजों की ऑक्सीमीटर से हर घंटे ऑक्सीजन के स्तर की निगाह रखने की जांच, जिससे रोजन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। चंद्रमोहन, आकाशवाणी समाचार, पुदुचेरी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफानग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने तूफान यास से प्रभावित राज्यों को तत्काल 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। देश में कोविड के नए मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार 15वें दिन भी वृद्धि जारी। स्वस्थ होने की दर सुधरकर 90.34% हुई। पिछले एक दिन में कोविड के 1,86,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई। देश में अब तक 20,57,00,000 कोविड टीके लगाए गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ाया। केंद्र ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दी। और निर्वाचन आयोग ने कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए केरल से राज्यसभा की एक सीट का उपचुनाव स्थगित किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। महानिदेशालय के परिपत्र में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी अलग अलग मामले के आधार पर चुनिंदा मार्गों के लिए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकता है। इस प्रतिबंध से सभी अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय से केंद्र शासित प्रदेश को अवगत करा दिया गया है।
कोविड महामारी पर नियंत्रण के लिए लगातार काम कर रहे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये फैसला किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार पहली बार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के वेतन में करीब 12% की अतिरिक्त वृद्धि की गई है। निर्वाचन आयोग ने केरल से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। आयोग ने आज इस मामले की समीक्षा की और देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए चुनाव नहीं कराने का फैसला किया। आयोग ने कहा कि महामारी की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होने और अनुकूल स्थिति होने तक उपचुनाव कराना उपयुक्त नहीं होगा। आयोग संबंधित राज्य से सुझाव मिलने तथा महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद भविष्य में उचित समय पर इस बारे में फैसला करेगा। महाराष्ट्र में स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं की कक्षा की परीक्षाओं के संबंध में आज महत्वपूर्ण फैसला किया। इससे पहले कोविड महामारी के कारण शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी। इस सिलसिले में विभाग ने आज उस प्रक्रिया की घोषणा कर दी जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का बिना परीक्षा ही मूल्यांकन किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इस संबंध में आज संवाददाताओं को विस्तार से जानकारी दी। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने आज दोपहर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए घोषणा की कि राज्य में 10वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा नहीं होगी। हालांकि प्रत्येक छात्र के सभी अभ्यास विषयों के 100 अंकों को उनके स्कूल के अब तक के प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। राज्य सरकार के फॉर्मूले के अनुसार 10वीं के सिलेबस पर लिखित परीक्षा के लिए 30 अंक, 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा अब तक किए गए गृह कार्य और मौखिक परीक्षा के लिए 20 अंक और 9वीं कक्षा के परिणाम के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। गायकवाड़ ने कहा कि शिक्षा बोर्ड जून के अंत तक 10वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के परिणामों को घोषित करेगा। शिक्षा मंत्री ने यह रेखांकित किया कि 10वीं के परिणाम के मूल्यांकन के बाद भी 11वीं कक्षा की परीक्षा के लिए सीईटी देने वाले छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद बची हुई सीटें उन छात्रों को दी जाएगी जो इंटरनल असेसमेंट से पास हुए हैं। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के गणपोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने का ठोस सुराग मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी और छानबीन शुरू की थी। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने तक पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। घटनास्थल से एक राइफल बरामद की गई है। आतंकवादी की पहचान की जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 80 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल जल्द ही खोला जाएगा। वे आज इम्फाल पूर्वी जिले के JNIMS परिसर में 10 किलो लीटर की भंडारण क्षमता वाले क्रायोजेनिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के एक कर्मी सहित 732 लोगों में आज कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोविड मरीजों की संख्या 7,602 हो गई। सिक्किम में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज 420 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि कल 408 कोविड मरीज सामने आए थे। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,794 रह गई। कुल 14,634 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। अब तक राज्य में 10,385 रोगी स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार से फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को खोलने का फैसला किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही। धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को और फैक्ट्रीज को। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर कोरोना की दूसरी लहर पर भी काबू पा लिया है।
राजधानी में संक्रमण दर घटकर अब 1.5% हो गई है। नागालैंड सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि 11 जून तक बढ़ा दी है। राज्य में 14 मई से लॉकडाउन लागू है। नागालैंड के मंत्री नीबा क्रोनू ने आज संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी दी। लॉकडाउन के दौरान सभी मौजूदा दिशा निर्देश लागू रहेंगे। मेघालय में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही सुधार नजर आ रहा हो, लेकिन राज्य सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में जारी लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में गांदरबल कश्मीर संभाग का दूसरा ऐसा जिला हो गया है जहां 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को पहला टीका लगा दिया गया है। गांदरबल की उपायुक्त कृतिका ज्योत्सना ने आज संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने गांदरबल में कहा कि जिले में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 68,440 लोगों को पहला टीका लगा दिया गया है। उन्होंने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए संबंधित क्षेत्रों के सरपंचों, पंचों, तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आज वीर सावरकर जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और महान देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। 1911 में सावरकर को मार्ली मिंटो सुधारों के खिलाफ विद्रोह के लिए 50 साल की सजा देकर अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। वीर सावरकर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि का एक अंश। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। मैंने सेल्यूलर जेल में वो कोठरी देखी है जिसमें सावरकर जी को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश तिल तिल जलकर मिटाना पड़ा था। पता नहीं सागर और सावरकर का क्या संबंध था। गोदावरी ने भी सावरकर जी को प्रभावित किया। वो जिस तरह से जहाज से सागर में कूद पड़े, स्वतंत्रता के लिए छलांग लगा दी। उत्ताल सागर की तरंगें, अनंत सागर, अपार जलराशि, कहां किनारा है, कौन सा ठिकाना मिलेगा, इसका भरोसा नहीं। मगर अंतःकरण में एक संकल्प, मैं पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफानग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने तूफान यास से प्रभावित राज्यों को तत्काल 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। देश में कोविड के नए मरीजों की अपेक्षा स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार 15वें दिन भी वृद्धि जारी। स्वस्थ होने की दर सुधरकर 90.34% हुई। पिछले एक दिन में कोविड के 1,86,000 नए रोगियों की पुष्टि। देश में अब तक 20,57 लाख कोविड टीके लगाए गए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कोविड महामारी को देखते हुए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ाया।
केंद्र ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दी। और निर्वाचन आयोग ने कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए केरल से राज्यसभा की एक सीट का उपचुनाव स्थगित किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।